नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। इस कार्यक्रम में हम आपके लिए कृषि और पशुपालन से जुड़ी हुई अहम जानकारियां अलग अलग सेगमेंट खेती किसानी और हमारा पशुधन के जरिए लेकर आते हैं। साथ ही मिलवाते हैं आपको एक कामयाब किसान से। आज हम खास तौर पर आपको दिखाएंगे आम महोत्सव की झलकियां और इसके साथ ही बात होगी मधुमक्खी पालन की। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम। आइए कार्यक्रम गांव किसान की शुरुआत करते हैं पहले सेगमेंट खेती किसानी से। आम जो कि फलों का राजा है, ये हम सभी का पसंदीदा फल है और हो भी क्यों ना, क्योंकि इसकी बहुत सारी वैरायटीज होती है। हर किसी को कोई खास आम पसंद आता है। ऐसे में लोगों को आम के बारे में और ज्यादा जागरूक करने के लिए मनाया गया आम महोत्सव, जिसमें तरह तरह की किस्में प्रदर्शित की गई। तो आइए आपको दिखाते हैं इस आम महोत्सव की कुछ खास झलकियां। फलों का राजा आम भारत ही नहीं पूरी दुनिया में खास माना जाता है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा आम उत्पादक देश है। आम की लगभग 1000 किस्में यहाँ उगाई जाती हैं, लेकिन व्यावसायिक रूप से केवल 30 किस्मों को ज्यादा पसंद किया जाता है। फलों के मामले में हम काफी सफलता दर्ज कर रहे हैं। बागवानी उत्पादन लगभग 70,03,000 टन की बढ़त के साथ 34 करोड़ 163 लाख टन अनुमानित है, जिसमें फलों का उत्पादन 2020-21 के 10 करोड़ 248 लाख टन की तुलना में 10 करोड़ 710 लाख टन होने का अनुमान है। यही नहीं, लगातार हम फलों के निर्यात में भी आगे बढ़ रहे हैं। आंकड़ों के अनुसार भारत से आमों का निर्यात 1987-88 में 20,302 टन था, जो अब बढ़कर 2019-20 में 46,789.60 टन हो गया। इसके बाद भी आमों को लेकर लोग और किसान कम जागरूक है। लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए हाल ही में दिल्ली में नेशनल मीडिया क्लब के माध्यम से आम उत्सव का आयोजन किया गया। इस आयोजन में आम की करीब 250 से ज्यादा वैरायटी रखी गई थी। वास्तव में हमारे किसानों को एक मार्केट नहीं मिल पाती, शोकेस नहीं कर पाते हम अपने प्रोडक्ट्स को। उनके जो रिसर्च प्रोडक्ट हैं उनको मार्केट में हम नहीं भेज पाते। तो आज इस आयोजन के माध्यम से आज यही उनको किसानों को फ़ायदा है कि अपनी ब्रांड्स को, अपनी हाइब्रिड जो ब्रीड्स उन्होंने तैयार की हैं, उनको जो विश्व पटल पर शोकेस कर सकते हैं। और इसका आयोजन का मैं समझता हूँ पूरे विश्व पटल पर एक पहचान बनती है और एक ज़रूरत भी है, और मैं समझता हूँ मौके की नज़ाकत भी है। आम का मौसम है और आम के मौसम में, आम मैंगो महोत्सव में घूमने का, मिलने का और खाने का मौका मिलता है। इस कार्यक्रम में जितनी रुचि किसान ले रहे थे, उतनी ही युवा वर्ग भी। आम की कतार में हमारी नजर एक खास आम पर गई, जिसका नाम माननीय प्रधानमंत्री के नाम पर मोदी आम रखा गया। देखिए, मैंगो फेस्टिवल जो कराने का उद्देश्य है कि लोग जाने कि आमों की वैरायटी कितनी होती है। आमों को मैंगो जो है, आम जो है राजा है, फलों का राजा कहते हैं। लोग जानते नहीं हैं कि कितनी वैरायटी मैंगो की होती है। तो हम लोगों का उद्देश्य है कि आम कितने प्रकार होते हैं वो दिखाएं, साथ में आम से कितना फ़ायदा किसानों को होगा। किसानों को जब वैरायटी पता चलेगी, किसान उनकी और ज़्यादा फसल उगाएंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, और सरकार भी एक्सपोर्ट करने के ऊपर पूरा ध्यान दे रही है। और मुझे लगता है कि हम लोग इस तरीके का जो आम प्रदर्शनी लगा रहे हैं, इससे किसानों को काफ़ी लाभ होगा। द्वारा यहाँ से 300 से ज़्यादा आमों की प्रजातियों को यहाँ पर डिस्प्ले में लाया गया है। हम लोगों का उद्देश्य यहाँ पर 350 से ज़्यादा आमों की प्रजातियों को डिस्प्ले करने का ये है कि किस तरह से हम अपने देश में बता पाएँ कि जो हमारे देश का युवा है, जो पेंडेमिक के बाद कहीं ना कहीं आयुर्वेद की तरफ जा रहा है या एग्रीकल्चर की तरफ जा रहा है। आने वाले समय में जैसे हम देख रहे हैं कि एग्रीकल्चर की तरफ नया आने वाला युवा आकर्षित हो रहा है और नए नए उपयोग कर रहा है। कैसे हम अपने देश में एग्रीकल्चर को आगे बढ़ा सकते हैं, अपने फार्मर्स को सपोर्ट कर सकते हैं। बिजनेस, पहले हम लोग IT की तरफ जाते थे, अन्य प्रकार के बिजनेस की तरफ जाते थे, लेकिन आज का युवा कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर को अपना बिजनेस के रूप में मान रहा है और अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए और अपनी स्वयं की आमदनी को भी बढ़ाने के लिए एग्रीकल्चर की तरफ जा रहा है। तो उसी में आज हम लोगों का उपयोग है कि हम लोग कितने प्रकार की आमों की प्रजातियां हमारे देश में होती हैं। हमें दूसरे के देश पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है कि हमारा देश जो कृषि प्रधान देश है, जिसमें आमों की सबसे ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं, तो हमारा उद्देश्य
अपने देश में ही नहीं विदेश को भी ये बताना है कि हिंदुस्तान जो कृषि प्रधान देश है उसमें आमों की कितनी ज़्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। और आप यहाँ पर देखेंगे कि फार्मर्स इससे बहुत ज़्यादा उत्साहित महसूस कर रहे हैं कि आमों की इतनी वैरायटीज़ यहाँ पर हैं। कहीं ना कहीं उनको प्रोत्साहन मिल रहा है कि और आमों को आगे बढ़ाने के लिए, अपने उत्पादों को और आगे एक्सपोर्ट करने के लिए उनको यहाँ पर कई मौके मिल रहे हैं। यहाँ पे अलग अलग फील्ड के लोग आ रहे हैं, फार्मर्स उनसे मिलकर अपनी बात को बताकर और आमों की इतनी वैरायटीज़ देखकर जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं उन्हें बहुत खुशी हो रही है कि हमारे देश में आमों की इतनी ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। इस कार्यक्रम में आम को प्रसंस्कृत करके किस तरह के उत्पाद बनाए जा सकते हैं और युवा इस छोटी सी पहल से कैसे आत्मनिर्भर बन सकते हैं, इसका भी प्रदर्शन किया गया। मैं यहाँ पे कम से कम 70 वैरायटी लेकर के आया हूँ, जो कि हमारे पास तमाम वैरायटी सेंसेशन, अंबिका, टॉमी एट किंग, दशहरी, चौसा, लंगड़ा और मोदी आम मेन खास हमारा आम है, जिसको मोदी के नाम से हमने रखा। मोदी जी ने जो है हम लोगों को बढ़ावा देने की कोशिश की, तो हमने उस नाम से हम लोगों ने, हमारे बाप दादाओं ने रखा नाम कि किसी तरह से इस नाम से आगे हम लोगों को तरक्की हो, ये हमारा उद्देश्य है। यहाँ आकर के हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे लोग हमारे आम को बहुत अच्छा महसूस करवा रहे हैं। हम लोगों को अच्छा लग रहा है कि हम लोग आगे बढ़ सकते हैं यहाँ से। अपने मैंगो, अच्छे मैंगो जो सहारनपुर के एक्सपोर्ट क्वालिटी के हैं वो लेके फेस्टिवल में आया हूँ। तो इसमें मेरे मैंगो सामने रखे आप देख रहे हैं, तरह तरह के मेरे मैंगो हैं, रामकेला, लंगड़ा, चौसा, फजरी, आम्रपाली, कई तरह के मेरे मैंगो हैं जो लोग बाग देख रहे, पसंद कर रहे। मेरे पास चौसा रखा मेरे सामने, ये चौसा विदेशों में बहुत प्रसिद्ध है। विदेशी जब डिमांड करते हैं हमारे सहारनपुर से, तो सहारनपुर में हमारा चौसा की डिमांड जरूर करते हैं विदेश में। मैं अपना चौसा अमेरिका भेज चुका और इसके साथ साथ दूसरे देशों में मेरा चौसा जाता है। हमारा चौसा जो है बहुत मीठा है, अच्छा है, विदेशियों को बहुत अच्छा भाता है हमारा चौसा। इसके साथ साथ हमारे पास फजरी है, लंगड़ा है, रामकेला है और कई प्रजातियां आम्रपाली है, कई प्रजातियां हमारे पास हैं जो खाने में बहुत मीठी हैं, अच्छी हैं, लोग बाग बहुत पसंद करते हैं। हिंदुस्तान में नहीं, हिंदुस्तान से बाहर भी लोग बाग इनको पसंद करते हैं। तो देखा आपने, आम कई किस्मों में पाए जाते हैं और किस तरह से किसान इन्हें उगाकर अच्छा मुनाफा भी हासिल कर सकते हैं। इसी के साथ कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे अगला सेगमेंट, हमारा पशुधन। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन प्रकृति पर किसका जोर? कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा, तो कभी कीट पतंग का प्रकोप कर दे नुकसान कमर तोड़। भैया खेती में तो जोखिम रहता ही है, अब क्या करें? अब प्रकृति का कोनो उपाय है का? प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। अच्छा, हाँ, AIC से फसल बीमा। फसल बीमा मतलब मामूली सा प्रीमियम दो और बड़ी चिंता से मुक्ति पाओ। अरे वाह। AIC से अपनी जरूरत अनुसार कोई फसल बीमा चुने, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बुआई से लेके कटाई तक प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित रहे किसान। भरपाई हो पूरी अगर फसल का हो नुकसान, जब AIC का है साथ तो ना डर ना फिक्र की बात। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। AIC। नींबू का नाम आते ही जुबान में खट्टापन सा महसूस होता होगा, है ना? जो हमारा आने वाला जो खरीफ का जो मौसम है, इसमें सबसे ज्यादा कीड़ों का प्रकोप होता है हमारी अनेक फसलों पर। नींबू वर्गीय फल न सिर्फ स्वाद के मामले में बेहतरीन है, बल्कि स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ये बेहद लाभकारी हैं। देखिए कृषि विशेष में स्वाद भी स्वास्थ्य भी, नींबू वर्गीय फल, शनिवार शाम 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम गांव किसान। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सेगमेंट, हमारा पशुधन।
हमारा पशुधन में आज हम बात करने जा रहे हैं मधुमक्खी पालन की। जी हाँ, मधुमक्खी पालन एक ऐसा विकल्प है जिसे आप खेती किसानी के साथ भी अपना सकते हैं और इसमें मुनाफा ही मुनाफा है। मधुमक्खी पालन के दौरान आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। जलवायु परिवर्तन के कारण पौधों की कई किस्में खतरे में है, तो कई छोटे छोटे जीव अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इस समस्या से निपटने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है, जिससे इन्हें प्रभावित करने वाले कारकों को कम किया जा सके। पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने में नन्हे जीवों का भी काफी महत्व है। मधुमक्खी के साथ तितलियां और अन्य कीट परागण की प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाते हैं। विश्व की लगभग 90% जंगली फूलों वाली पौधों की प्रजातियां परागण के लिए कीट पतंगों और जानवरों पर निर्भर करती है। विश्व की करीब 75% से अधिक खाद्य फसलों और वैश्विक कृषि भूमि का 35% परागण इनसे जुड़ा हुआ है। इस तरह से ये कीट पतंगे, जिनमें मधुमक्खियां भी शामिल हैं, जैव विविधता में अहम भूमिका निभा रही हैं। लेकिन बदलती परिस्थितियां अब इनके लिए खतरे पैदा कर रही है, जिसका सीधा असर इनकी संख्या और लुप्त होती प्रजातियों पर पड़ रहा है। और यही वजह है कि अब इनके संरक्षण के लिए सार्थक कदम उठाए जा रहे हैं। भारत जैसे देश में मधुमक्खियों के संरक्षण और शहद उत्पादन के लिए एक पंथ दो काज को सफल बना रहा है। इसके लिए भारत सरकार भी अहम रोल अदा करते हुए कई योजनाएं चला रही है, जिसके तहत भूमिहीन किसान भी मधु व्यवसाय से जुड़कर यहां इनकी संख्या में इजाफा कर रहे हैं। वहीं इनसे अच्छी आय भी कमा रहे हैं। मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने वर्ष 2020-21 के दौरान वैज्ञानिक मधुमक्खी पालन के समग्र प्रचार और विकास व मीठी क्रांति के लक्ष्य को पाने के लिए 500 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और हनी मिशन शुरू किया है। इस क्षेत्र में विकास के लिए भारत सरकार एक और पहल कर 10,000 नए किसान उत्पादक संगठन बना रही है, जिसमें शहद उत्पादक किसानों को भी शामिल किया जा रहा है। यही वजह है कि शहद उत्पादन में हमारा दायरा बढ़ता जा रहा है। पिछले 8 सालों में शहद उत्पादन के आंकड़ों पर नजर डालें तो साल 2014-15 में 8,530 मीट्रिक टन शहद का उत्पादन होता था, जो साल 2021-22 में 1,25,000 मीट्रिक टन हो गया है। 2014-15 में 80,530 मीट्रिक टन, 2015-16 में 88,900 मीट्रिक टन, 2016-17 में 94,500 मीट्रिक टन, 2017-18 में 1,05,000 मीट्रिक टन, 2018-19 में 1,20,000 मीट्रिक टन, 2019-20 में 1,20,000 मीट्रिक टन, 2020-21 में 1,25,000 मीट्रिक टन, 2021-22 में 1,25,000 मीट्रिक टन। इतना ही नहीं, भारत शहद निर्यात में भी काफी आगे है। साल 2020-21 में भारत ने करीब 60,000 मीट्रिक टन शहद का निर्यात किया है, जिसकी कीमत करीब 716 करोड़ 13 लाख रुपए है। ये सुखद आंकड़े शहद के क्षेत्र में हमारे बढ़ते दायरे को बता रहे हैं। इन लुभावने आंकड़ों को जानकर समझकर अब ज्यादातर युवा वर्ग इस क्षेत्र में किस्मत आजमा रहे हैं। पशुओं से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए जरूरी होता है मौसम के अनुसार उचित पशु प्रबंधन। आइए देखते हैं क्या कहता है इस माह का पशुपालक कैलेंडर। पशुओं को अत्यधिक तापमान व तेज धूप से बचाने के उपाय करें। खुरपका, मुंहपका, गलघोटू, लंगड़ा बुखार, इंटेरोटॉक्सिमिया रोग के टीके यदि ना लगे हों तो लगवा दें। पशुओं के खुरपका, मुंहपका रोग से ग्रसित होने पर रोगग्रस्त पशुओं को अलग रखें और ग्रसित पशुओं की खानपान की व्यवस्था भी अलग से करें। खुरपका, मुंहपका रोग से ग्रस्त पशुओं के दूध को उसके बछड़ों को ना पीने दें, जिससे बच्चे संक्रमित ना हों। रोगग्रस्त पशुओं के मुंह, खुर व थनों को लाल दवा यानी पोटेशियम परमैंगनेट का 1% घोल बनाकर धोएं। इस माह में पशुओं में गलघोटू व लंगड़ा बुखार की आशंका बनी रहती है। रोग के लक्षण दिखाई देने पर डॉक्टर से संपर्क करें। भेड़ बकरियों में PPR, भेड़ चेचक रोग होने की आशंका है। रोग से सुरक्षा के लिए टीके लगवाएं। पशुओं को कृमिनाशक दवा पशु चिकित्सक से परामर्श के बाद ही दें। पशुओं में बाह्य परजीवी की समस्या होने पर डॉक्टर की सलाह से ही दवा का उपयोग करें। बरसात के मौसम में पशु के घरों को साफ सुथरा व सूखा रखें।
ये थी पशुपालन से जुड़ी हुई कुछ अहम जानकारियां। इसी के साथ कार्यक्रम गांव किसान में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलवाएंगे आपको एक कामयाब किसान से। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। पशु की पाचन शक्ति में आई कमी, उत्पादन और उत्पादकता को करती है प्रभावित। क्या मिनरल्स की अनदेखी बन सकती है पशु के लिए मुसीबत बड़ी? देखिए पशुओं में खनिज तत्वों की कमी, कारण और उपचार अपना पशु चिकित्सक में रविवार शाम 6:30 बजे। कल से वो बंबई में नजर नहीं आएगा। क्या तुमने उसे फिनिश नहीं कर दिया? तुमने जोधा भाई को गाली दी। तुम्हें यकीन नहीं है मुझ पर? ये बात नहीं है ईशान। तुम समझते हो मैंने तुम्हें पुलिस के हाथों बेच दिया है। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम गांव किसान। अब बारी है मिलने की एक सफल किसान से। आइए देखते हैं कि आज के हमारे जो कामयाब किसान हैं, किस तरह उन्होंने मेहनत और लगन के बल पर कामयाबी हासिल की और कृषि के क्षेत्र में अपना खास मुकाम बनाया। खेती में अगर मुनाफे की राह पकड़नी है तो उसके लिए सबसे कारगर है गौ आधारित खेती करना। इस खेती के कई लाभ हैं, जिसमें कम उपजाऊ मिट्टी, कम पानी और कम संसाधन में बढ़िया पैदावार ली जा सकती है। राजस्थान के ज्यादातर किसान अब इस विद्या को अपना रहे हैं। ऐसे ही एक किसान हैं सुमेर सिंह, जो न सिर्फ गौ आधारित प्राकृतिक खेती को अपना रहे हैं, बल्कि बाकी किसानों को इसकी बारीकियां भी सिखा रहे हैं। तो आइए मिलते हैं सुमेर सिंह जी से। गोबर का घोल तैयार कर रहे ये है किसान सुमेर सिंह, जो गाय के गोबर से धरती को पोषित करते हैं। वैसे तो सुमेर सिंह जी एक सिविल इंजीनियर के तौर पर काम किया करते थे, लेकिन नौकरी के दौरान एक विचार उन्हें रह के सताता था, और वो था देश सेवा का। इसके लिए उन्होंने खेती की राह चुनी, लेकिन गौ आधारित ही क्यों? आइए जानते हैं उन्हीं से। मैं सिविल इंजीनियर एज ए JEN के रूप में कार्यरत था। वहाँ बार बार एक चीज कुंदन करती थी दिमाग को कि इस अपन ने अपने परिवार के लिए सारा कुछ किया, सारे अपने योग बन गए, शेष जीवन राष्ट्र के लिए भी कुछ करना चाहिए। उसी दौरान मेरे एक साथी शिवचरण जी सैकड़ा गीजगढ़ के रहने वाले थे। वो केमिकल पर कृषि में काफ़ी अच्छा उनका योगदान था। मैं उनके यहाँ आता जाता रहता था। मेरा पोस्टिंग भी सिकराय तहसील में ज़्यादातर रहा। वहाँ ज़्यादा आने जाने से मैं उनके जब संपर्क में आया तो मुझे सबसे ज़्यादा ये महसूस हुआ कि कृषि में अपना योगदान अगर हम करेंगे तो बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित कर सकेंगे। उसी दौरान गायों की स्थितियां खराब देखते हुए मैं मथुरा चला गया। मथुरा में जय गुरुदेव बाबा के यहाँ जब गए, वापस आए तो रास्ते में काफ़ी गायों को सड़कों पर घूमते देखा तो दिमाग में बार बार एक प्रश्न आया कि कुछ न कुछ इस तरह का करना चाहिए कि गायों का भी भला हो। क्योंकि हमारी कुल देवी जम्बाई माता है, जो गाय के रूप में भी है। इसी दौरान सुभाष पालेकर साहब से मेरा संपर्क हुआ। खाटू श्याम जी में उनका एक कैंप चल रहा था। उस समय वो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग पर की एक वर्कशॉप मैंने अटेंड की, और मुझे उस वर्कशॉप से जो शिक्षा मिली, उस शिक्षा ने मुझे झंझोड़ कर रख दिया। मुझे महसूस हुआ कि अपन को जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग पर काम करना चाहिए। अब सुमेर सिंह जी से जान लेते हैं कि नौकरी छोड़ने के बाद उन्होंने क्षेत्र में कैसे सफलता पाई और कौन से मुख्य चरण हैं इस खेती को अपनाने के। इस विद्या का पहला घटक है बीजामृत।
एसपीएन पद्धति की 4 चीजें आवश्यक हैं। उन 4 चीजों में से 2 चीजें ही हम अपने आप को क्रियान्वयन के रूप में कर पाए। 4 चीजों में नंबर 1 तो पहले आपको देसी गोवंश चाहिए। देसी गोवंश तो आ गया, लेकिन उस प्रक्रिया को पूरे करने के लिए 4 घटकों का योगदान बहुत ज्यादा जरूरी है। नंबर 1 घटक ये है कि आपको बीजामृत करना है। बीजामृत करने के लिए आपको 20 लीटर पानी, 5 किलो गोबर, 5 लीटर गोमूत्र, 50 ग्राम चूना, 1 मुट्ठी बरगद की मिट्टी डालनी है। 24 घंटे में वो तैयार हो जाता है। 48 घंटे तक उसकी वैलिडिटी है। बीजामृत करने के लिए आप जो भी बीज लाते हैं, बीज की जो नेचर है, उस नेचर के हिसाब से उस बीज का सीड ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे सरसों का बीज है तो उसको उस बीजामृत में डबो दीजिए और बाहर निकाल दीजिए। गेहूं का बीज है तो ज़्यादा टाइम रख लीजिए। अगर वेजिटेबल का बीज है तो वेजिटेबल के बीज, चूंकि हमारे पास देसी बीजों का अभाव है तो देसी बीज हम नहीं हमारे पास होने के नाते हमें मार्केट से खरीदने, और मार्केट से खरीदते हैं तो पहले उनको धोते हैं, धोने के बाद उनको उस बीजामृत में डाल देते हैं और बीजामृत में डालने के बाद उससे बुआई कर देते हैं। फिर दूसरा घटक, बीजामृत के बाद दूसरा घटक हमारा होता है जीवामृत और घन जीवामृत का। चूंकि पहले हम ड्रमों में जीवामृत को घोड़ा करते थे और 24 घंटे में सुबह शाम 48 घंटे तक घोड़ना था, सुबह और शाम दोनों टाइम पर। जीवामृत बनाने के लिए आपको 200 लीटर पानी, 10 किलो गोबर, 6 से 7-8 लीटर तक गोमूत्र, 1 से 2 किलो गुड़, 1 से 2 किलो बेसन और बरगद की मिट्टी आपको काम में लेनी थी। पहले हम ड्रमों में घोड़ा करते थे। ड्रमों में घोड़ते घोड़ते उनको खेतों में सीधे ले जाते थे। काफ़ी मेहनत वाला कार्य होता था। धीरे धीरे करके हमने उन चीज़ों को ऑटो करना चालू किया। अब हमें ना सुबह सुबह इसमें सारी चीज़ें जीवामृत वाली डाल देते हैं। 24 घंटे इस टैंक में रखते हैं, इसको घुमाते हैं और घुमाने के बाद जीवामृत तैयार हो जाता है। 24 घंटे बाद दूसरे टैंक में शिफ्ट कर देते हैं। तो 24 घंटे के 48 घंटे बाद अगले तीसरे टैंक में शिफ्ट कर देते हैं। फिर अगले चौथे टैंक में शिफ्ट कर देते हैं और उसको फिल्टर करते रहते हैं। इस तरह से हमने जीवामृत इकाई को अपने आप में ऑटो किया हुआ। ऑटो करने के बाद जीवामृत इकाई हमारी आज भी आप मौके पर देख सकते हो ऑटो सिस्टम पर है। चूँकि क्वालिटी वाइज ये चीज़ें, हेल्थ वाइज ये चीज़ें बहुत अच्छी है। इसके अलावा सुमेर सिंह जी मल्चिंग को भी जरूरी हिस्सा मानते हैं। इस पर क्या है उनकी राय, आइए जानते हैं। अगली चीज आती है आच्छादन। चूंकि आच्छादन या लाइव आच्छादन तो किया जा सकता है, लेकिन मृत आच्छादन किया जाना संभव नहीं है। न तो यहाँ आपके चावल पैदा होता है, न यहाँ गन्ना पैदा किया जाता है। चूंकि चावल और गन्ना दोनों नहीं किए जा सकते तो आच्छादन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसकी वजह से हम 25% मार्किंग उसकी वजह से हम ले नहीं पाए। लाइव आच्छादन तो किया जा सकता है। लाइव आच्छादन के लिए हम कोशिश करते हैं, जैसे आपने उसमें मेथी बो दी या कोई दूसरी चीज़ बो दी। जैसे हमने मूली बोई तो मूली के साइड में हमने सौंफ लगा दी नाली पर। चौथी उनकी पद्धति में सबसे ज़्यादा जरूरी है बेड कल्टीवेशन। हमारे गुरुजी का कहना है कि पेड़ कभी भी सीधा है ना, भोजन इस तरह से पानी नहीं लेता, उसको भाप चाहिए और भाप के साथ साथ 50% उसको हवा चाहिए। उसको वो वापसा कहते हैं। वापसा बनाने के लिए यहाँ अब से पहले बेड कल्टीवेशन की कोई व्यवस्था ही नहीं थी। अब शिवचरण जी यहाँ बेड कल्टीवेशन के लिए अपने इक्विपमेंट लेके आए, तो उनके इक्विपमेंट आने से हमने बेड कल्टीवेशन पर प्रयोग किए तो उसके परिणाम संतोषजनक आना शुरू हुआ है। चूंकि वो खेत अपने आप में लेवल नहीं था तो जो परिणाम अपेक्षित थे वो परिणाम तो नहीं आए, लेकिन परिणाम काफ़ी सुखद आए। मूली जिस पर हमने बेड कल्टीवेशन पर जो मूली लगाई, उस मूली के काफी अच्छे संतोषजनक परिणाम है। सुमेर सिंह जी जैसे किसानों की राह पर चलें तो जल्द ही 0 बजट खेती का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है और देश की धरती को फिर से खुशहाल किया जा सकता है। कार्यक्रम गांव किसान में आज जो अहम जानकारियां दी गई है, हमें उम्मीद है कि उससे आपको जरूर लाभ होगा। टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करके आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर गांव किसान कार्यक्रम दोबारा देख सकते हैं। गांव किसान की आज की कड़ी में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।